अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे अमजद भाई का, जिन्होंने दावत दी और इस प्रोग्राम में आने की शिरकत के लिए कहा मुझसे, और माशाल्लाह से जितने भी मौजूद हज़रात या तशरीफ़ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आवाज़ का कुछ हो सकता है? आज ये जो टीचर्स डे के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अमजद भाई ने भी रखे। एक क्वेश्चन उसमें से आया था, स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, स्कूल की वजह क्या है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया और वहाँ पे ये क्वेश्चंस हमारे प्रोफेसर्स के सामने एक डिस्कशन का मुद्दा बना और पूरा दिन इस पे डिस्कशन हुआ। हम सब जितने भी सामने बैठे हैं, शायद टीचर्स हैं, क्या कभी हम ये सोच पाते हैं कि स्कूल किस वजह से इस शक्ल में आ पाया। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो पहले आपको गुरुकुल का निज़ाम नज़र आएगा, आपको जो तीरंदाजी और जो जंगें लड़ी जाती थी उसके लिए सलाहियतों के लिए इंतज़ाम नज़र आएगा। लेकिन ये स्कूल क्यों वजूद में आए? असल में स्कूल का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किताबें पढ़ाई जाएं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, किसी एक माशी या किसी एक चीज़ को आपको ट्रेनिंग दे दी जाए, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। और यकीन मानिए, जो मुजफ्फरनगर वाली एक इंसिडेंट, एक वीडियो वायरल हुई, ये उसी का वजह है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए कि स्कूल का मकसद ही भूल गए। स्कूल का असल मकसद ये था कि अलग अलग घरों से, अलग अलग मजहबों से, अलग अलग जिससे भी आप कह लीजिए तमीज़, तहजीब, तरबियत वाले घरों से बच्चे एक जगह लाए जाएं, उनको एक माहौल में 15 साल तक रखा जाए, जिससे जब वो वापस इस सोसाइटी में, इस माशरे में पहुंचे तो अपनी बाकी जिंदगी को कैसे अदा करनी है वो ट्रेनिंग दी जाए, वो सिखाया जाए, वो तरबियत दी जाए। ये असल मकसद था स्कूल का। वहां पे ये जो दूरियां थी, वहां पे जो ये अलग अलग चीजें थी, उसको एक जगह इकट्ठा करना था। वहां पे आपको टीम स्पिरिट भी पैदा करनी थी, वहां पे आपको एक चीज, उनसे कंपटीशन भी करना था। आप स्कूल्स के अंदर देखते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हो। कोई इंग्लिश में माहिर होता है, कोई हिंदी में माहिर होता है, कोई इंग्लिश में माहिर होता है, कोई साइंस में माहिर होता है, कोई आर्ट्स में माहिर होता है, कोई स्पीच में माहिर होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सोसाइटी है, माशरा है, उस पर भी अलग अलग माहिर होते हैं। कोई माशाल्लाह मिठाई इतनी अच्छी बनाता है कि मशहूर हो जाता है, कोई कारपेंटरी इतनी अच्छी करता है कि मशहूर हो जाता है। अलग अलग सलाहियतों को इकट्ठा करके, उनको ट्रेन करके, उनको इस माशरे के लायक बनाना था। लेकिन हमने बिल्कुल ही उसको अलग शेप दे दी कि नहीं, तुम्हें जो है सिर्फ जॉब की तरफ जाना है, पैसा कमाने की तरफ जाना है। अगर हम ये कोशिश कर लें, दोबारा से अगर ये कर लें कि भाई हम अपने माशरे को किस तरह से अच्छा करना चाहते हैं, तो वहीं से शुरू होगा। खैर, हम टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सामने बैठे हैं, मैं इधर खड़ा हूँ। 97 से जामिया नगर ओखला में एक स्टडी पॉइंट, जो आपको यहाँ इस पे नज़र आ रहा होगा बैनर पे, वो एक इंस्टीट्यूट वजूद में आया था। और अफसोस की बात ये होती है, जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, जब मैं ओखला गया 97 के अंदर, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की इस्टेब्लिश है, और मुझे किताबें पढ़ने का बेइंतहा शौक था। मैं पहले सिविल लाइन माल रोड रहता था, और वहाँ पे करीब में दरियागंज एक जगह है जहाँ पे संडे के रोज़ पुरानी किताबों की बाजार लगता था, और मैं 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में किताब लेके पढ़ लेता था। तो जब ओखला में मुझे किताबों की ज़रूरत महसूस हुई, तो आप यकीन मानिए वहाँ पे एक अच्छी किताब की दुकान मौजूद नहीं थी। और 97 से लेके आज 2023 है, यहाँ खड़े होके ओखला के बारे में फिर से कह रहा हूँ कि आज भी एक अच्छी किताबों की दुकान मौजूद नहीं है। ये अफसोस होता है। जिस कौम की शुरुआत इकरा से होती हो और वो इकरा से बेइंतहा दूर हो, ये अफसोस होता है। खैर, वहाँ से ये कोशिश करी गई कि भाई अल्लाह
अपनी तरफ से कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया जाए जो ओखला के अंदर ओखला वालों की भी जरूरत पूरी करे और बाहर से आने वालों की भी जरूरत पूरी करे, क्योंकि हमेशा सहारनपुर से भी बहुत सारे बच्चे जामिया एंट्रेंस के लिए जाते हैं, अलीगढ़ एंट्रेंस के लिए जाते हैं, और उस टाइम ओखला के बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए लाजपत नगर जाया करते थे। तब ये वजूद में आया स्टडी पॉइंट, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2009 में हिंदगुरु इंटरनेशनल स्कूल गड़ी पुख्ता शामली में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद 2020 में द हिंदगुरु एकेडमी नीट और जेई स्पेसिफिक के लिए। एक्चुअली इस एकेडमी का वजूद सिर्फ इसलिए नहीं कि नीट और जेई, ये कोशिश हुई कि हमारे बच्चे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, उसके अंदर जाने चाहिए। मेडिकल में अगर हम बात करें तो एम्स की बात होती है, इंजीनियरिंग में बात करें तो IITs की बात होती है, अगर लॉ की बात करें तो आइल्स के अंदर जो क्लैट के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं उसकी बात होती है, अगर MBA की बात करें तो IIMs के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी बात होती है। उनमें अपने बच्चे, स्पेशली वो वाले बच्चे जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं, जिनके पास पैसे की कमी के वजह से जो नहीं जा पाते हैं, उनको मौका दिया जाए। वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो किसी मुल्क स्टेट से ताल्लुक रखते हैं, उसको दरकिनार करते हुए ये कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पिछले 3 साल के अंदर हमने सिर्फ 400 के करीब बच्चे पढ़ाए, उसमें से 100 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स पे पहुंचे हैं। खुदा का शुक्र है। मैं सिर्फ ये बात अब आपसे करना चाहूँगा कि जिस एरिया से हम लोग आते हैं एज ए टीचर, मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी। आप सब लोगों के लिए एक मशवरा भी कह लीजिए, मैसेज भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए। मैं हमेशा ये मानता आया हूँ और आज भी जब बैठा तो घर में अपनी मिसेस को एक मैसेज किया कि मैं उस कारे खैर कह लीजिए या प्रोफेशनली कह लीजिए, क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूट्स को आज तक इंस्टीट्यूट नहीं कहा है, मैं उसको सीधा सीधा दुकान कहता हूँ। मैं आज भी, मेरे सारे दोस्त ये कहते हैं कि नवाज भाई इंस्टीट्यूट्स की आप बेइज्जती मत किया कीजिए, दुकान मत कहा कीजिए। मैंने कहा मैंने वो दौर देखा है कि अगर हम बात करें अनाथालय, विद्यालय, शिक्षालय और आपके धर्मशाला, ये सारे के सारे फ्री चैरिटेबल चीजें हुआ करती थी जो पैसे पे चला करती थी। आपके सहारनपुर में अभी भी मैं शारीरिक चिकित्सा एक हॉस्पिटल देखता आ रहा था जो किसी सेठ जी के नाम पे था, तो मैंने अक्सर ये देखा कि ये कमरा फला सेठ साहब ने बनवाया है, ये कमरा फला नवाब साहब ने बनवाया है, ये जमीन फला साहब ने दान दी थी। तो ये वो सारी चीजें थी जो बिल्कुल जरूरत की, इंसान की बिल्कुल जो बेसिक जरूरत है उस पर डिपेंड करती हैं। और आज हम जो सबसे बेसिक जरूरत की चीजें हैं उसी से हम सबसे बड़े बिजनेस कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस टेबल पे रखी हुई ये पानी की बोतलें आपको बता सकती है, जो अल्लाह ताला ने हवा, धूप, पानी सबको फ्री में वो कराया था। आज सबसे ज्यादा कीमत अगर चीजों की है तो वो उसी चीजों की ली जा रही है जो बहुत बेसिक है। बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आप टीचिंग करते हैं, मैं अपने घर में भी इस चीज को अमल करता हूं, मुझे डर लगता है। अभी भाई ने एक पुलिस वाले के लिए एग्जाम्पल दिया कि 2 की औलादें ज्यादा कामयाब आपको नहीं मिलेगी। आप अगर पूरी सोसाइटी में अगर अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं, एक पुलिस वाले की औलाद और एक टीचर की औलाद, आप यकीन मानिए कामयाबी का रेशो उन सब में सबसे कम होता है। अगर यकीन नहीं आता तो चारों तरफ देख लीजिए। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे हाथ में उस बच्चे का पूरा, जिसे कहना चाहिए, जिंदगी होती है। आपका अगर कोई बच्चा बोर्ड में है और आपने उसके साथ पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाया, खुदा ना खास्ता उसका सब्जेक्ट बिगड़ गया, आप यकीन मानिए वो दोबारा से हिम्मत नहीं कर पाए। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, मैंने पढ़ा था और मेरी कोशिश भी हमेशा रही है कि स्पेशलिस्ट इज वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग बट नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। मेहरबानी करके आप अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट बनिए, स्पेशलिस्ट बनिए। अगर आप सबसे लोअर क्लास के टीचर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नर्सरी में काउंटिंग सिखाता है, तो आप मेहरबानी करके वो एक्सपर्ट बन के दिखाइए कि पूरे सहारनपुर में एक आ जाए कि फला मैम है जो काउंटिंग बच्चे को ऐसी याद करा देती है, उनके जैसा कोई याद नहीं कराता। अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स के अंदर वो एक्सपर्टाइज हासिल कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन मानिए वो जो मिसालें दी जाती हैं कि भाई बच्चे बहुत दूर से मिल जाते हैं, दूर दूर से आपसे मिलने आते हैं, आपको वो बच्चा हमेशा याद रखेगा।
अगर आप काउंटिंग सिखाते हैं, अगर आप अल्फाबेट सिखाते हैं, अगर आप कैलकुलेशन सिखाते हैं, अगर आप साइंस सिखाते हैं, मेहरबानी करके पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। शर्माइएगा नहीं, हेजिटेट मत होइएगा, अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में रख सकें। मैंने अभी एक मिसाल सिर्फ आपको दी कि भाई कोई हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, कोई चाट वाला बहुत अच्छी चाट बनाता है। आप मेहरबानी करके अपने तालीम के अंदर वही मयार हासिल करें कि आप इतने बेहतरीन एक्सपर्ट टीचर हो माशाल्लाह से कि आपको बच्चा हमेशा याद करे, आपको स्कूल वाले, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हमेशा याद करें और आपके अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन का लेवल हो कि माशाल्लाह जो मुझे जिम्मेदारी दी गई मैंने वो अदा करी। हमारे सबसे ज्यादा, मैं अपनी कौम की बात करूं तो सबसे ज्यादा आता है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है वो है ड्रॉप आउट की, कि स्टूडेंट्स ड्रॉप हो जाते हैं। स्टूडेंट्स नर्सरी से लेके तीसरी चौथी तक सबसे ज्यादा आते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं आते आते परसेंटेज जो है वो कम होता चला जाता है, 9 10 पे सबसे कम होता है। क्या आप सब लोगों ने सोचा कि बच्चा क्यों स्कूल आना छोड़ देता है? उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है और हम लोग भी कह देते हैं कि सर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बच्चा स्कूल आना छोड़ देता है। पैसे नहीं थे तो उससे काम पे लगा दिया गया, मजदूरी पे लगा दिया गया कि चलो घर चल जाए। लेकिन आप यकीन करिए, मैं एज ए टीचर इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं, ये फाइनेंशियल की वजह से नहीं होता है, ये मेरी और आपकी वजह से होता है। क्यों होता है फाइनेंस की वजह से? आपको सहारनपुर के अंदर, आपको यूपी के अंदर, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे। मजदूर के बेटे ने मजदूरी करते हुए जज बना, आईएएस बना। ऐसा क्यों हो गया कि वो मजदूर का बेटा आईएएस बन गया और मेरे स्कूल का मजदूर का बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया? उसकी वजह मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, फिर अपनी बात पूरी करूंगा। असल में बच्चा स्कूल घर से अगर निकल रहा है तो वो स्कूल आने के लिए निकल रहा है, पढ़ने के लिए निकल रहा है, लेकिन क्या मैं और आप उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी निभा पा रहे हैं? जिस दिन मैंने 2009 के अंदर अपना स्कूल रखा, टीचर्स की पहली मीटिंग ली, उनसे ये कहा कि आप ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि बच्चा घर जाने के बाद अपना होमवर्क माँ बाप की मदद से कर पाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है उसका माँ बाप पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है उसका बाप उसके पास इतना वक्त हो कि मजदूरी से टाइम बचा के वो अपने बच्चे का होमवर्क करा पाए। तो ये जरूरी है कि टीचर्स आप जिम्मेदारी लें कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका होमवर्क भी आप ही कराएं या इस लेवल पे पढ़ाएं कि वो अपना होमवर्क खुद कर ले। आप यकीन मानिए, ये आप देखिएगा और इसको अपने स्कूल में जाके ऑब्जर्व करिएगा। हम पेरेंट्स भी, एज ए पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि तीसरी क्लास तक, चौथी क्लास तक सर मेरा बच्चा टॉप करता था, 90 लाता था, हमेशा टॉप रहता था, 5वीं में आके कम हो गया, 6ठी में आके और कम हो गया, 7वीं में बिल्कुल कम हो गया। उसकी वजह ये होती है, जब तक उस बच्चे का जहन काम कर रहा है, अकेले दम पे वो सीख रहा है, तो वो फर्स्ट रहता है, आगे आगे रहता है। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट बड़ा होने लगता है उसे मदद की जरूरत होती है। मदद की जरूरत हुई, मदद मिली नहीं। आपने एक काम दिया कि तुम ये घर से करके लाना, वो करके लेके नहीं आया, अगले दिन आपने उसे क्लास में खड़ा कर दिया, आपने उसे ह्यूमिलेट कर दिया, आपने उससे बेइज्जत कर दिया। कोई आपको बेइज्जत करे तो मुझे बताइए, आप क्या वहां रहना चाहेंगे? आप स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, आप घर छोड़ के चले जाते हैं, वो बच्चा स्कूल छोड़ के ना जाए? आपने उसे खड़ा कर दिया, आपने उसे मार दिया, आपने उसको बेइज्जत कर दिया, पूरी क्लास के सामने ठाके लगवा दिया आपने। और आप चाहते हैं कि वो स्कूल फिर भी कंटिन्यू करे? वो नहीं करता है स्कूल कंटिन्यू, वो अगले दिन स्कूल से बाहर रहता है, खेल रहा होता है। घर जाता है तो बाप से पिटता है, स्कूल में आता है तो टीचर से पिटता है, तो करे तो क्या करे? वो स्कूल छोड़ देता है। जब ये स्कूल छोड़ने का सिलसिला चलता है तो बाप कहता है तुझे तो स्कूल जाना ही नहीं, चल दुकान पे। असल वजह स्कूल ड्रॉप आउट की ये है। मेहरबानी करके अपनी क्लासेस में जाके आप इसको देखिएगा। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है। एक टीचर नई आई, आप यकीन मानिए इससे प्यारा प्रोफेशन नहीं हो सकता। जिस नोबेल प्रोफेशंस में आप हैं माशाल्लाह से, कोई नहीं हो सकता। गुरु गोविंद दाव कड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, हर कोई यही कहता आ रहा। इससे प्यारा प्रोफेशन, इससे प्यारा नोबेल, मतलब अगर हजरत अली फरमा रहे हैं, हजरत बैठे हुए यहाँ पे, एक की जिंदगी सवार दीजिए तो इंशाल्लाह आपके लिए जन्नत। अरे आप तो पता नहीं कितनों की जिंदगी सवारने के लिए बैठे हुए। एक स्कूल में एक नई टीचर आई और उन्होंने आके देखा कि एक बच्चा बहुत ही गंदा सा, मेला सा,
हमेशा चुप चुप सा, कोई जवाब नहीं देता है। वो टीचर थोड़ी सी मेहनती थी, नए तरीके से पढ़ाना चाहती थी, उन्होंने उसे कोशिश करी लेकिन उधर से रेस्पॉन्स नहीं आया। कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, लेकिन कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने भी उसे मार दिया और झाड़ दिया, लेकिन मिजाज नहीं था उस टीचर का कि मारना या झाड़ना, तो खुद स्टाफ रूम में आके झल्ला के बैठ गई। बराबर वाले टीचर ने पूछा, भाई क्या हुआ? कि वो जो बच्चा है ना, पता नहीं पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं चाहती हूं वो पढ़े और पढ़ नहीं पा रहा है। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक टीचर ने कहा, वो बच्चा तो बहुत ही होनहार बच्चा था। अच्छा, नहीं वो तो बहुत ही नालायक सा, गंदा सा। कि नहीं, वो बहुत ही होनहार बच्चा था और हमेशा टॉप आता था। उस टीचर को थोड़ा सा वो हुआ कि ऐसा क्या है कि ये कह रही है होनहार है, ये बच्चा बिल्कुल नालायक गंदा, कि वो तो हमेशा हेड बॉय रहता था, साफ सुथरा रहता था। तो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स निकाली स्कूल की और पुराने रिजल्ट्स देखे तो देखा वाकई में टॉप करता है। और फिर एक साल पहले उससे फिर डाउन होना शुरू हुआ और अब इतना बुरा हो गया कि हर कोई उसे मार झाड़ रहा है। उन्होंने सोचा कि यहां पे आप सोचिएगा, पढ़ाई के अंदर जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ ये दिमागी काम करता हो, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है, जो आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, जो आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, वो सारे के सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तब एक बच्चा बड़ा होता है। जिस तरह से एक बीज को आप जमीन में डाल के फिर उसको जब पेड़ बनाने की शक्ल इख्तियार करते हैं, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, वो सब चाहिए, तब जाके वो दरख्त बनता है, तब वो फल देता है। कि भाई इसके बच्चे के बारे में मालूम करो, तो मालूम ये हुआ कि 2 साल पहले वालदा का इंतकाल हो गया और ये बच्चा अपनी वालदा से बेइंतहा अटैच था, और जैसे ही वालदा का इंतकाल हुआ, घर में इसका ध्यान नहीं रखा गया, ये डाउन होना शुरू हो गया। और आज हालत ये है कि गंदा रहता है, झाड़ पड़ती रहती है, डांट खाता रहता है। टीचर को बड़ा एहसास हुआ। जिस टाइम वो बच्चा घर में नहीं था, उस टाइम टीचर उसके घर गई, उनके घर वालों से मिली और वालदा की चीजें देखी कि मुझे वो चीजें दिखाओ जो वालदा की थी। तो वालदा की चीजें रखी हुई, तो उसमें वहां इतर भी रखा हुआ था जो वालदा इस्तेमाल किया करती। अगले दिन वो टीचर आई, बयान नहीं हो सकता है किसी को, वो इतर लगा के आई। आप यकीन मानिए, वो तो एक कहानी की शक्ल में था। अगर आप उसको महसूस करें कि वो बच्चे की नाक में जब वो खुशबू पहुंची है, वो तड़प गया, वो मचल गया कि मेरी माँ की खुशबू कहां से आई। वो चुप रहा। क्लास के बाद, स्कूल के बाद, वो टीचर के पास पहुंचा कि मैम ये कहां से आप खुशबू लाए? ये तो मेरी वालदा लगाती। फिर उन्होंने यही कहा कि जो तुम कर रहे हो, क्या तुमसे इससे तुम्हारी वालदा को खुशी पहुंचेगी? आप यकीन मानिए, वो बच्चा फिर वापस आया और उसने पढ़ाई शुरू करी। और उस कहानी का आखिर यह था कि वो वालदा अपनी बेटी की शादी में किसी का इंतजार कर रही हैं और फेरे नहीं होने दे रही हैं कि नहीं, मेरा एक बेटा और आना है। और गवर्नमेंट ऑफिसर आईएएस की एक गाड़ी आके रुकती है और वो बच्चा उस गाड़ी में से उतरता है और तब फिर उसका सलाम करता है कि नहीं, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के मैं अपनी बहन की शादी में शरीक होने के लिए आया। क्या मैं और आप इस कुर्बानी को दे सकते हैं? क्या मैं और आप इतनी गहराई में किसी एक बच्चे के लिए जा सकते हैं? इस टीचर डे को सेलिब्रेट करना, इस टीचर्स डे पे गिफ्ट लेना, अवार्ड लेना बन जाता है, लेकिन क्या हम इसके हकदार हैं? क्या आप सोचते हैं? मैं अक्सर अपने इंस्टीट्यूट्स में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, जब मैं IIT JEE की बात करता हूं तो मेरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के पढ़ाए हुए वो टीचर्स मौजूद हैं जिनकी 20-30 लाख रुपए सैलरी है। मेरी हर रोज उनसे लड़ाई होती है कि मुझे वो लिस्ट मत दिखाइए जो कामयाब हो गए, मुझे वो लिस्ट दिखाइए जो कामयाब होने से रह गए। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये वालिदैन, स्पेशली अगर मैं मुस्लिम बच्चों की बात करता हूं या गरीब बच्चों की बात करता हूं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। आपकी अगर 100 रुपए की भी फीस है, अगर आपकी 200 रुपए की स्कूल की भी फीस है, मैं दावे से कह सकता हूं बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो 200 रुपए भी उनको मैसर नहीं होते हैं। क्या आप वो 200 रुपए हक अदा कर रहे हैं? क्या आप वो रिटर्न दे रहे हैं जिस उम्मीद के साथ, जिस तवक्को के साथ, जो ख्वाब देख के वो आपके इदारे में अपने बच्चे को लेके आया है, क्या आपने उसका हक अदा किया? अगर हक अदा नहीं किया, अगर आप
उस वालिद के, उस वालिदैन के सामने नहीं खड़े सकते, तो उसके सामने कैसे खड़े होंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपने हक अदा किया। तो हमेशा यही एक फिक्र और एक ये रहता है कि यार ये बच्चा आया था, इतनी दूर से आया था, इसके वालिदैन ने पैसे भी दिए थे, आपने हक अदा किया है नहीं। कि हम एक दिन रिसेप्शन से अपने गुजर रहा था, काउंसलर से एक पेरेंट्स बात कर रहे थे कि सर इसका बाप नहीं है, मैं चेचा हूं, मैं अपनी जेब से पैसे दे रहा हूं, मेरा भतीजा कामयाब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप यकीन मानिए कदम रुक जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि किस किस उम्मीदों के साथ हम इदारों में, हमारे इदारों में बच्चे को वालिदैन लेके आते हैं। जितने भी यहाँ मैनेजमेंट वाले बैठे हैं, जितने भी यहाँ स्कूल वाले बैठे हैं, जितने भी यहाँ टीचर वाले बैठे हैं, मेहरबानी करके इस टीचर्स डे को हम आज तभी कामयाब मानेंगे जब आप वापस जाएं और अपना एनालिसिस करें कि मेरे पास ये जो एक बच्चा आया था, क्या मैंने इसका हक अदा किया। आप यकीन मानिए इंशाल्लाह अगर आप हक अदा करेंगे तो आपके बच्चे महफूज हैं, वो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली कामयाब होंगे, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, शामली इलाके में पढ़ा, चारों तरफ जाट का इलाका, लेकिन क्योंकि खानदान थोड़ा सा अच्छा था तो हर कोई इज्जत वक़्त मोहब्बत करता था। तो जब हम बस में गांव से शामली जाते थे तो एक छोटी सी कोशिश उस टाइम में रहती थी कि कोई भी लेडीज खड़ी ना रह पाए, उसको सीट जरूर मिल जाए। अगर दोस्त बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं तो वैसे ही हक से कह दिया खड़े हो जाओ भाई, इन्हें बिठा दो। कोई बड़ा बैठा है तो उससे रिक्वेस्ट कर ली भाई इन्हें बिठा दो। ये बस का मामूल था। और आप यकीन मानिए, टेस्टिंग के लिए कह रहा हूं, मेरी बहन अलीगढ़ में पढ़ी है 14 साल, पंतनगर यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, पंतनगर हल्द्वानी के पास है, और आज वहीं माशाल्लाह से प्रोफेसर है। मैं उनसे पूछता था, बहन जब आप आती हो तो आपको बर्थ में, ट्रेन में सीट मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? और मेरी बहन ने कभी ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं खड़ी होके आई। अगर आप दूसरे का हक अदा कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपका हक इंशाअल्लाह पूरा पूरा अदा होगा, यहां भी और वहां भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऑर्गेनाइजर्स का, माशाअल्लाह से बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लेकिन हम जिस टीचर्स फैकल्टी से आते हैं, टीचर्स माशरे से आते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और इस टाइम जैसा माहौल चल रहा है, अब तो और बड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं इंशाअल्लाह हम कांटे नहीं फूल पैदा करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और आप यकीन मानिए मेरा अपना मानना रहा है, पूरी दुनिया के निज़ाम को बदलने के लिए कभी भी बहुत बड़ी बड़ी टीमें नहीं आई हैं, अल्लाह ने सिर्फ एक एक को भेजा है। आप किसी भी मुल्क में देख लीजिए, किसी भी फील्ड में देख लीजिए, किसी भी मजहब में देख लीजिए, अगर आपको इस्लाम की बात करें तो हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, अकेले को बजा, तना को भेजा और आपने पूरा माहौल बदल के रख दिया। अगर आप सिखिज्म में लेंगे गुरु नानक को भेजा, आप हिंदुइज्म में लेंगे तो श्री कृष्ण को भेजा, श्री राम को भेजा, अगर आप स्पोर्ट्स में लेंगे तो आपको सचिन को भेजा, अगर आप बिजनेस में लेंगे तो अंबानी, अडानी या बिजनेस टाइकून, आप माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स को ले लीजिए, एक एक ने जिंदगी बदल दी। आप सोचिए आपकी क्लास में कितने हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी और आपने माशाल्लाह से सही से कहा, तो आपसे क्लास से निकले हुए लोग कितना प्यारा ये माहौल और ये सब कुछ बना सकते हैं, आप उसकी शायद तवक्को नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।